ये जो कलर है यही चाहिए बस। ये जो कलर है, ये जो कलर है। कहते एग्जिट कर गए। ओके चलो। मैं आपको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से एक वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूं। रिपीटेशन कर रहा हूं। आज से पहले नए लोगों ने लिक्विडिटी को ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। तुम्हें मैं समझाऊंगा चार्ट पे कैसे दिखती है ये, और डेफिनेशन क्या होती है, चार्ट पे कैसे दिखती है। ठीक है, ओके। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा समझ के। अगली बार से तुम आलतू फालतू लोगों की बातें नहीं सुनने वाले। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? चुप रहना, कोई कुछ नहीं बोलना। जिसको पता है वो भी चुप रहना। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब हम लोग अपने एसेट, जब हम लोग अपने एसेट, एसेट मतलब जैसे कि आपका घर हो गया, ठीक है, कंपनी के शेयर्स हो गए, किसी कंपनी के शेयर्स हो गए, किसी स्टॉक के इक्विटीज हो गई, कोमोडिटीज हो गई, कमोडिटीज कैसे कि जैसे कि आपने सोना चांदी रखा हुआ है, कॉपर रखा हुआ है, प्लेटिनम रखा हुआ है, क्रूड ऑयल तो नहीं रख सकते, घर में पुलिस घुस जाएगी। उसके बाद इसी तरीके से आपने कोई फॉरेन करेंसी रखी हुई है, ठीक है, जैसे कि यूएसडी रखे हुए हैं आपने घर में, ठीक है, उतने अमाउंट में जिनको रखना थोड़ा बहुत लीगल होता है। यूरो रखा हुआ है आपने, ये सब एसेट्स होते हैं। जैसे 82 पे चल रहा है डॉलर, आपने $10,000 खरीद लिए, अब वो 83 पे हुआ, आपने $10,000 बेच दिए, आपको प्रॉफिट हो गया कुछ परसेंट का। इस तरीके से एसेट होते हैं। तो जब हम लोग इन एसेट्स को इनके मार्केट प्राइस पर बेचने जाते हैं, और इसके बदले में हमारे बैंक में हमें मिलता है एक कैश जो रेडी फॉरवर्ड होता है, नहीं कि डायरेक्ट हमारे बैंक में होता है। तो जब बैंक में डायरेक्ट मिलता है तो हम लोग बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड। रेडी फॉरवर्ड का मतलब होता है जब हमारे को कोई चीज हम बेचते हैं डायरेक्ट हमारे बैंक में आती है। देखो जो भी तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, वो ट्रेडिंग रेडी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर कोई तुम चीज बेच रहे हो खरीद रहे हो, वो तुम्हारे ब्रोकर के अंदर ही रहती है, तो वो कैश तुम्हारा कभी होता ही नहीं है। वो तब होता है तुम उसको विड्रॉ करते हो, तब जाके दिल को सुकून मिलता है, अरे यार प्रॉफिट तो करो, अब तो आ गया जेब में। उससे पहले कभी ये मत समझना कि तुम्हारा पैसा है, वो ब्रोकर का पैसा लेके भाग भी सकता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर जो है उस एसेट के मार्केट प्राइस पर ये चीजें की जाती है, यानी कि हम लोग अपने एसेट को बेचते हैं कैश में। ये कोई सा भी हो सकता है, घर हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, जैसे टाटा वाटा जो तुम नाम बता रहे हो, वो कमोडिटी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर जैसे कि हम लोग गोल्ड वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो सब चीजें। फॉरेन करेंसी कोई सी भी हो सकती है, डॉलर हो सकती है, यूरो, जेपीवाई, जो भी है, ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं। और ये सब करते समय एक लाइन का ध्यान रखना, इन एसेट का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, बहुत तगड़े वाला, विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन। ये जो है ना, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर 100 रुपए का टाटा का शेयर चल रहा है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर 100 रुपए का टाटा शेयर है और मेरे पास 100 शेयर है, तो जब मैं उनका मार्केट में बेचने जाऊंगा तो वो 100 से 50 नहीं होना चाहिए मेरे बेचते, या 100 से 70 नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आगे बताऊंगा क्या होता है। तो जब ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने एसेट को मार्केट में बेचते हैं जिससे हमें कैश मिलता है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो एसेट होता है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होता है या डीमेट अकाउंट के अंदर होता है। ये सब चीजें एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है ये। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एक मारो बोजू की तरह होता है, जस्ट लाइक ए मारो बोजू कैंडल। और जब इसको हम लोग बेचते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्वैप करना, स्वैपिंग। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप।
इस कंडीशन में मार्केट टॉप पे होती है, और जब ये किया जाता है, जब अपने एसेट को बेचा जाता है वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे होती है, तो यहाँ पर मारूबोजू कन्वर्ट हो जाता है एक इन्वर्टेड कैंडल्स के अंदर, जिनके ऊपर की लाइन होती है, ये ऊपर से दब जाता है और हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं मार्केट में। इसका मतलब ये होता है, इसी के जैसी होती है शूटिंग स्टार। तो एक इन्वर्टेड हैमर और एक शूटिंग स्टार, ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल होते हैं मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप के। ठीक है, अब जब हम लोग अपने कैश को, अब ये कैश कहाँ आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में, इसका मतलब है बैंक अकाउंट। तो ये हिस्सा मार्केट से बाहर आ गया, यहां शैडो छोड़ दी, शैडो इसलिए तो छोड़ी क्योंकि मार्केट से पैसा बाहर आ चुका है, वो एसेट बिक चुका है और वो पैसा हमारे बैंक में आ गया। पूरा पैसा कभी नहीं आता, थोड़ा आता है, क्योंकि ये जो हिस्सा बचता है ये मार्केट का कमीशन होता है, ब्रोकर कमीशन होता है, आप कह सकते हो ब्रोकरेज होती है, एसटीटी वगैरह फालतू की चीजें होती हैं, सारी चीजें। अब जब हम लोग अपने कैश को, जो हमारे बैंक में होता है, ये हमारे पास एक मारूबोजी है, क्या बात है भर के बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, चलो भाई अब मेरे हाथ में खुजली मचली, मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं इस कैश से एसेट खरीदता हूँ। कुछ भी हो सकता है, घर, शेयर, कमोडिटी, फॉरेन करेंसी, कोई से भी, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में मैं स्वीपिंग करता हूं, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। और यहां पर ये जो कैंडल है हमारे सामने बन जाती है नीचे से खत्म, इस तरीके से, ऐसे। सो एक हैमर और एक हैंगिंग मैन, दे आर द इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। ये बताते हैं कि मार्केट में नीचे से बहुत तगड़े वाला बुलिश प्रेशर आया, यानी कि मार्केट में एसेट को खरीदा गया है, और इसका असर कभी भी करंट कैंडल में नहीं होता, अगली कैंडल में होता है। हैमर के बाद जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है वो होती है जो दर्शाती है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। हैमर तो बस इंडिकेट करता है, वो ये थोड़ी बताता है कि मार्केट में स्वीप हुई है, उसके बाद पता लगता है स्वीप हुई है नहीं है। तो असली पोजीशन जो होती है वो हैमर के बाद वाली कैंडल के लिए होती है, हैमर पे कभी नहीं होती। अब ये सारी चीजें करते वक्त प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। जैसे मैं अगर निफ्टी के एसेट्स मैं निफ्टी में ट्रेड लगा रहा हूं, मान लो निफ्टी में ट्रेड लगा रहा हूं, तो अगर मैं निफ्टी में लगा रहा हूं और मैंने निफ्टी में जो है क्वांटिटी खरीद ली बहुत तगड़ी वाली, 1-2 करोड़ क्वांटिटी खरीद ली, और अगर मैंने एसेट से कैश में कन्वर्ट करा निफ्टी, या कैश से एसेट में कन्वर्ट करा, और अगर ये करते वक्त निफ्टी का प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इस कंडीशन में क्रिएट हो जाता है मार्केट का क्रैश। मार्केट का क्रैश ओनली तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो, प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। ये बैंकिंग टर्म्स हैं, पहली बात तो सुन लो, लिक्विडिटी यूज होती है सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में, उसके अलावा और किसी में नहीं होता। एक इलिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, और इस इलिक्विडिटी से बचने के लिए स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाले या मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाले जो सेंट्रल बॉडी होती है वो क्या एक्शन लेती है, सेंट्रल बॉडी रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्या करती है, वो अपने रेपो रेट को कम कर देती है। रेपो रेट ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे सेंट्रल बॉडी देश के कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जिस परसेंटेज पे देती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जैसे मान के चलो 4% पे कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है, तो ये बाकी हम जैसे छुटवइये कस्टमर्स को 4% पे नहीं देगी, ये हमें 10% पे या 12% पे देगी। हम जैसे कस्टमर बहुत खुश हो जाएंगे। अब यहां पर जैसे ये क्रैश आ जाता है, यानी कि फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, 4% से बस 1% की वैल्यू, 2% की वैल्यू क्या कर सकती है, अब तुम देखो, ये 4 से 3.8% कम कर देते हैं। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते पे मिलेगा तो वो आगे भी लोन सस्ते पे देगा, अब वो 10% की बजाय 8 से 9% का
9% पे इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर्स को लोन देते हैं। हम जैसे लोगों को मिल जाता है यहाँ डिस्काउंट, और हम घुसते हैं क्या करने, हम जैसे कस्टमर जाते हैं लोन लेने बैंक के पास, और जैसे ही लोन लेने जाते हैं अब हमारे पास आ गया पैसा, कैश रेडी फॉरवर्ड, मारू बोझू बन गया। अब इस मारू बोझू का यूज होगा एसेट को खरीदने के लिए। अब हम भागेंगे मार्केट में एसेट खरीदने के लिए, और जब हम लोग एसेट खरीदेंगे हमारी मारू बोझू हो जाएगी खत्म, हैमर बन जाएगा, हैंगिंग मैन बन जाएगा, और यहां हम कर देंगे स्वीप। स्वीप करते ही मार्केट में जब एसेट खरीदना शुरू होगा मार्केट फ्लोट करने लग जाएगी वापस 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 वापस, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही थी और किसी हरामखोर ने मार्केट को नीचे गिरा दिया, बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी। अब उसको ऊपर ले जाने के लिए सेंट्रल बैंक को ये चीज करनी पड़ी, उसे लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ये स्टेप उठाना। जैसे ही मार्केट में ये चीज हो जाती है मार्केट अपने आप को ले जाती। दिस इज द सेम पैटर्न जो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओ, और जो जून में बना था ये वो ही है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। नीचे देखो दबा के हैमर दिखेंगे तुम्हें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। ये उसी जून का, उसी इलेक्शन वाले दिन की हालत है जो मार्केट में हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप एंड देन मार्केट बुक। उसी रीजन पे वापस आ जाती है वो जिस रीजन पे गई थी। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक ये काम करते हैं, और ऐसी मार्केट को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड मार्केट, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक अपने देश की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट। वो कभी भी किसी भी इंडेक्स को छोड़ेगा नहीं, अगर वो गिर गया तो उसको वापस वहां लाने की कोशिश करेगा ताकि इकोनॉमी सही रहे। और जिस मार्केट में ये सेंट्रल बॉडी नहीं होती उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि हमारी क्रिप्टो, अगर $15,000 पे बिटकॉइन पड़ा है ना तो पड़ा है बस उसे कोई उठाने वाला नहीं है। उठाएगा कौन, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। तो कोई बड़ा नया नवेला प्लेयर होगा जो कई अच्छे खासे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा, तब जाके 15,000 से 75,000 पहुंच जाएगी। और ये भी इलिक्विडिटी है भाई, तुम 15,000 से किसी चीज को 75,000 पे लेके चले गए, इलिक्विडिटी। ये भी, ये लिक्विडिटी स्वीप का बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। अब ऊपर चलेगी तो फिर नीचे आ जाएगी, तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, कभी 15,000 पे जाएगी, कभी 25,000 पे जाएगी, कभी 35,000 पे चलेगी, कभी 25,000 पे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ना। और जब ये ऐसा करेगी, इसके जैसे जैसे जितने भी ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो वो भी ऐसा करने लग जाएगी, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इससे दूर रहो, ये पैसा डुबा सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है इसको कंट्रोल करना। क्यों कहती है वो, इसलिए कहती है क्योंकि इसको तो कर सकते हैं, अगर नुकसान हुआ तो स्वीप करके मार्केट को ओरिजिनल पोजीशन पे लाया जा सकता है। दिस इज द लिक्विडिटी।